साथ कर लूँ तो सॉरी। और फिर हम ये देखेंगे कि एपीआईज़ का प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम कैसे यूज़ करते हैं। और सीआर ये रिकॉर्ड कर लेना यार और मुझे ऑडियो सेंड कर देना। प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एपीआईज़ कैसे काम करती हैं और उसको फिर हम ग्राफ़िक्स के अंदर डाल के देखेंगे, ग्राफ़िक्स में एपीआईज़ का क्या काम है, एपीआई होते क्या हैं, किस लेवल के एपीआई होते हैं या उनके हम टाइप्स बेसिकली कह सकते हैं। और 2-3 एपीआईज़ की मिसालें भी मैंने आप लोगों के आसानी के लिए दी हुई थी। जैसे ओपनजीएल है, डायरेक्ट 3D है, ये एपीआईज़ की एग्ज़ाम्पल्स हैं, एपीआईज़ की इम्प्लीमेंटेशंस हैं। तो सबसे पहले अगर हम एपीआई की बात करें, एपीआई स्टैंड फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ये एक बेसिकली इंटरफेस है। अब इंटरफेस होता क्या है? अगर हम इंटरफेस की बात करें कि इंटरफेस किस चीज़ को बोलते हैं हम, तो हम सब कंप्यूटर साइंस के आप लोग स्टूडेंट हैं, तो आपको बेसिकली पता है कि जैसे हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास इंटरफेस प्रोवाइड करता है, वो प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पे यूज़र कम्युनिकेट कर सकता है विद हिज़ डिवाइस, विद हिज़ सिस्टम, विद हिज़ कंप्यूटर। तो वो इंटरफेस यूज़र के इंटरैक्शन का जो पॉइंट होता है, उसको यूज़र इंटरफेस बोलते हैं। यहाँ प्रोग्रामिंग एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस एपीआई की जैसे हम बात करते हैं, तो प्रोग्रामिंग में इसका क्या यूज़ है? तो प्रोग्रामिंग किसी भी तरह की कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है वहाँ एट दैट स्पॉट जो एपीआई है वो इज़ अ सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स हैं, वो सेट ऑफ रूल्स हैं, वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जिनको फॉलो करते हुए हम एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को बिल्ड करते हैं। क्या मतलब कि हम ये कह सकते हैं आसान लफ्ज़ों में कि वो हम बेसिकली पॉइंट सेट कर देते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन सेट कर देते हैं। उन इंस्ट्रक्शंस को फ़ॉलो करते हुए, उन पॉइंट्स को फ़ॉलो करते हुए, उन प्रोटोकॉल्स को सेट फ़ॉलो करते हुए हम एक प्रोग्राम एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो प्रोग्रामिंग में इसका पॉइंट प्रोग्रामिंग में यही है कि सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन या एपीआई क्यों यूज़ होती है? बेसिकली प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए, प्रोग्राम एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए यूज़ की जाती है। अच्छा, अब जैसे मैंने इंटरफ़ेस की बात की, तो इंटरफ़ेस में हमें पता है कि इंटरफ़ेस करता क्या है? इंटरफ़ेस किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को और यूज़र के दरमियान एज़ अ इंटरैक्शन टूल यूज़ होता है कि इसको यूज़ करते हुए हम बेसिकली इंटरैक्ट कर सकते हैं। यूज़र इंटरैक्ट कर सकता है विद अ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर, विद अ पर्टिकुलर इंटरफ़ेस या विद अ पर्टिकुलर आप कह सकते हैं प्लेटफ़ॉर्म। अ, कंप्यूटर का यूज़र के साथ जो इंटरैक्शन है, जो कम्युनिकेशन है, वो बेस करता है हमारे इंटरफ़ेस के ऊपर। अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो एपीआई सॉफ्टवेयर में तो सॉफ्टवेयर में एपीआई का काम होता है कि सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर इंटरैक्शन करना, सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर इंटरफ़ेस प्रोवाइड करना। यहाँ पे सॉफ्टवेयर का यूज़र के साथ इंटरैक्शन पॉसिबल या यूज़र की इंटरैक्शन को डिस्कस हमने नहीं करना। यहाँ पे जब हमने डिस्कस करना है तो उसका बेसिक एक ही मकसद है कि कैसे एक सॉफ्टवेयर दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ इंटरैक्ट करता है, क्या कम्युनिकेशन करता है, क्या कम इस कम्युनिकेशन का फ़ायदा क्या और ये होता कैसे है, ठीक है? अब जैसा कि एक छोटी-सी मिसाल लें हम ये सोचते हैं कि एक यूज़र दूसरे यूज़र के साथ कैसे इंटरैक्ट कर सकता है या एक सॉफ्टवेयर तो यूज़र की तो प इंटरैक्शन पॉसिबल है, हमें नज़र भी आता है एक यूज़र दूसरे यूज़र से। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है हमारे पास तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में हम बेसिकली ये कम्युनिकेशन देखते हैं यूज़र का या सिस्टम्स का। अगर हम ये कहें कि बिल्कुल यूज़र की इंटरैक्शन ही ना हो, यूज़र बीच में आए ही ना और एक सॉफ्टवेयर दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ कैसे इंटरैक्ट करता है, तो उसकी एक मिसाल देते हैं, एक एग्ज़ाम्पल से उस चीज़ को क्लियर कर लेते हैं कि मिसाल आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो ऑनलाइन शॉपिंग में हम क्या कर रहे होते हैं? हम अपने कार्ड की डिटेल्स, ठीक है, वो हम सेंड करते हैं एक एपीआई के थ्रू अपनी कार्ड की इन्फॉर्मेशन सेंड कर देते हैं। अब वो दूसरे एपीआई या दूसरे एप्लीकेशन या दूसरे सिस्टम पे वो वेरिफ़िकेशन होती है, वो सारी हमारी इन्फॉर्मेशन की आया ये दुरुस्त है, आया इसमें कोई कमी-पेशी है या जो मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है कार्ड की वो ठीक है। अगर करेक्ट है तो फिर हमारे पास क्या होता है कि सिस्टम्स के एक रिस्पॉन्स जनरेट होता है। वो सिस्टम वो रिस्पॉन्स किस सिस्टम से जनरेट होता है, वो दूसरे रिमोट सिस्टम से जनरेट होता है। अब इसमें यूज़र का इंटरैक्शन नहीं हो रहा। हमने क्या किया कि अपनी इन्फॉर्मेशन एक सिस्टम के थ्रू भेज दी
अब वहाँ वो इन्फॉर्मेशन चली गई एक एपीआई के थ्रू, एक सिस्टम के थ्रू। नेक्स्ट जो अगला सिस्टम है, रिस्पॉन्डिंग सिस्टम है, जो जिसको हम रिमोट सिस्टम भी कहेंगे, वो क्या करेगा कि हमारी इन्फॉर्मेशन को लेगा और लेने के बाद उसको वेरीफाई करेगा। अगर वो वेरीफाई हो जाती है तो वो क्या करेगा, इसको ओके करेगा, ऑथराइज़्ड कर देगा हमें। और इस सारे प्रोसीजर में हम देख रहे हैं कि यूज़र का बेसिक इंटरैक्शन कोई नहीं है। हमने इन्फॉर्मेशन पास की और छोड़ दिया काम। अब यूज़ इन्फॉर्मेशन सेंड होना और वहाँ से रिसीव होना, उसकी वेरिफिकेशन होना, ये सारा प्रोसेस कहाँ हो रहा है? ये यूज़ सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर इंटरफेस में हो रहा है। यहाँ एक सॉफ्टवेयर दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ इंटरैक्ट कर रहा है। अच्छा, अब ये तो था, ये तो हमने चीज़ें देख ली कि ये यूज़र इंटरफ़ेस होता है या एपीआईज़ होते क्या हैं। एक आसान-सा एपीआई का मैं काम बताऊँ आम लफ्ज़ों में कि एपीआई का बेसिक मकसद क्या है? या एपीआई हम क्यों पढ़ें? तो ग्राफ़िक्स एपीआई का सिंपल सा आसान-सा काम ये है कि हम क्या करते हैं कि हमने एक हार्डवेयर को एक्सेस करना है, किसी भी हार्डवेयर के, वो आया सिंपल हार्डवेयर है या ग्राफिक हार्डवेयर है या स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर है, उस हार्डवेयर को हमने क्या करना है, एक्सेस करना है। उसको एक्सेस करने के लिए बजाय हम उसके लिए एक स्पेशलाइज्ड कोड लिखें, हार्डवेयर कोड लिखें, जैसे हम असेंबली में करते हैं कि किसी भी चीज़ को एक्सेस करने के लिए उसका कोड लिखते हैं या उसके लिए हम क्या करते हैं, मशीन कोड जनरेट करते हैं। तो यहाँ पे ग्राफिक्स से एपीआई हमें एक ये फैसिलिटेशन प्रोवाइड करी है कि हमें अगर किसी भी हार्डवेयर को, किसी स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर को या किसी स्पेशलिस्ट हार्डवेयर के फीचर को एक्सेस करना है, तो हम उसको थ्रू एपीआई एक्सेस कर सकते हैं, ना कि हमें उसके लिए हर हार्डवेयर के लिए अपना कोड लिखने की ज़रूरत है, ठीक है? अब जैसे मिसाल में अगर थोड़ा-सा क्लियर करूँ आपको कि अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं यूँ करूँ कि कुछ इंटेल इंटीग्रेटेड जीपीयूज़ हैं, उनकी कुछ फैसिलिटी या उनके कुछ फीचर्स यूज़ करूँ। अब बजाय इसके कि मैं इंटेल इंटीग्रेटेड जीपीयूज़ हैं या इंटेल इंटीग्रेटेड जितने सिस्टम्स हैं, उनके हार्डवेयर स्पेसिफिक कोड लिखना शुरू कर दूँ, उसके बजाय मैं क्या करूँगा कि मैं उनकी एपीआई यूज़ करना शुरू कर दूँगा, ठीक है? जैसे फिर फॉर एग्ज़ाम्पल कौन-सी एपीआई है, डायरेक्ट 12 है, ठीक है जी, वोल्कन है, ये सारे क्या हैं, ये हमारे पास एपीआईज़ हैं। किस क्या एपीआई है? मिसाल के तौर पे इंटेल इंटीग्रेटेड जीपीयूज़, इसकी एक एपीआई है। इस एपीआई को यूज़ करते हुए मुझे जितने भी फीचर्स हैं इंटेल के, वो सब के सब मैं यूज़ कर सकता हूँ, विदाउट राइटिंग या विदाउट हैविंग हार्डवेयर कोड। तो ये फ़ायदा है बेसिकली एपीआई इस्तेमाल करने का। एपीआई को आसान लफ्ज़ों में बहुत सिंपली मैंने इसको डिफ़ाइन कर दिया है कि एपीआई का मकसद क्या है। एपीआई का मकसद ये है कि कोई भी हार्डवेयर है, उसके किसी भी फीचर को उस पूरे हार्डवेयर को मैं एक्सेस कर सकता हूँ विदाउट राइटिंग अ हार्डवेयर स्पेसिफिक कोड। मुझे कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं जस्ट जस्ट सिंपली क्या करूँगा, सिंपल में काम करना है कि उस हार्डवेयर का कोड लूँगा, मैं एपीआई लूँगा और इस एपीआई को अपने पास इस्तेमाल कर लूँगा। सर एक क्वेश्चन है। यस, यस, यस। सर हम उस एपीआई के थ्रू उस हार्डवेयर को एक्सेस कर रहे होते हैं या उस हार्डवेयर का जो कोडिंग होती है उसको एक्सेस कर रही होती है? हमने हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल एक मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि हमारे पास एक एक फीचर एक पूरा हार्डवेयर है और उसके डिफरेंट फीचर्स हैं। हमने उन फीचर्स में से ज़रूरी नहीं है कि हमें पूरे का पूरा हार्डवेयर यूज़ करना हो। हमें क्या करना है कि उसका कोई एक फीचर चाहिए, कोई एक फीचर हम चाहते हैं कि ये हम डिप्लॉय करें, उठा के अपने सिस्टम में डिप्लॉय कर लें, अपने सिस्टम में यूज़ कर लें। तो हम क्या करेंगे कि उसका एपीआई उठा लेंगे और उस एपीआई के थ्रू हम उसके स्पेसिफिक फीचर को यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपने सिस्टम के अंदर। क्लियर होगी बात? सर फिर ऐसा हो सर सकता वहाँ है अगर कोई सॉफ्टवेयर है या कोई गेम है, उसको कोई जीपीयू की कोई फीचर चाहिए जीपीयू का, तो हम हाँ। एपीआई के थ्रू उसको एक्सेस करके हम ए तो वो यूज बिल्कुल कर सकते हैं। एपीआई के थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं। एपीआई का बेसिक मकसद यही है। ग्राफ़िक्स तो फिर एपीआई आज को नॉर्मली यूज़ कर रहे हैं हम लोग और ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। पहले ये ऐसा पॉसिबल नहीं था, ठीक है? लेट मी फिनिश दिस और उसके बाद मैं पूरे क्वेश्चन आंसर सेशन पे आपके साथ आऊँगा। सही है? ओके फाइन। अब जो चीज़ मैंने देखनी थी वो ये थी कि नेक्स्ट ये पढ़ना था, हमने ये देखना था कि ये तो एपीआई हमने देख ली कि एपीआई असल में काम क्या कर रही है, किस तरह से इसका काम हो रहा है, वर्किंग कैसे हो रही है या ये काम क्या करती है, इसका मकसद क्या है यूज़ करने का, सिस्टम के अंदर इसका काम क्या है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि क्या आया
इसकी कोई टाइप्स भी हैं, तो बेसिकली 2 तरह के हम यूज़ कर रहे हैं, एपीआई यूज़ हो रही हैं। एक है हाई लेवल एपीआई और एक है लो लेवल एपीआई। आपके नोट्स हैं तो जैसे मैंने आपको पहले लेक्चर भिजवा देता हूँ, उसका मकसद ये होता है आप एक बार उसको देख भी लें और दूसरी बात जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो उसको आप सामने रख लें। तो एक है हाई लेवल एपीआई और एक है लो लेवल एपीआई। अब इन दोनों के डिफरेंट काम हैं। जो हाई लेवल एपीआई है बेसिकली ये बनी हुई लो लेवल एपीआई से ही है। इसकी अगर आप आम मिसाल देखें तो हमने कंप्यूटर लैंग्वेजेस पढ़ी हैं, तो हमारे पास बेसिकली 2 तरह की लैंग्वेज होती हैं, कंप्यूटर लैंग्वेज। ये इसको बिल्कुल उसी उसी तनाजुर में आपने देखना है कि जैसे हमारे पास लो लेवल लैंग्वेज होती है कंप्यूटर साइंस में या कंप्यूटर की लैंग्वेज में, तो वहीं हमारे पास एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है, जो कि एक लो लेवल से ही हम हाई की तरफ आए। कि लो लेवल लैंग्वेजेस में कुछ हमारे पास मॉडिफिकेशन होती गई विद द टाइमिंग और फिर हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज आ गई। अब जो लो लेवल लैंग्वेज है उसके अपने यूज़ हैं, हाई लेवल लैंग्वेज के अपने यूज़ हैं, उनकी अपनी इम्प्लीमेंटेशन है, इसकी अपनी इम्प्लीमेंटेशन है। सिमिलर कांसेप्ट यहाँ पे हमारे पास हाई लेवल एपीआईज़ में और लो लेवल एपीआई। अब हाई लेवल एपीआई इसीलिए बनाई गई थी कि अगर लो लेवल एपीआई में कोई डिज़ाइन कॉम्प्लेक्सिटी है या फॉर एग्जांपल लो लेवल लैंग्वेज में सबका सबसे बड़ा या लो लेवल एपीआई का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि टाइम कंज्यूमिंग थी। हाँ, ये थी एक्यूरेसी, क्वालिटी भी अचीव होती थी, एक्यूरेसी इसमें पॉसिबिलिटी थी, एक्सपर्टीज़ यहाँ पे रिक्वायर्ड थी, लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज में ऐसा नहीं था। इसको हमने बनाई इसीलिए था कि हम क्या करें कि अपने जो डिज़ाइन का टाइम है उसको एक्सेलरेट करें, फास्ट कर दें। और दूसरी बात हमने इसको इसलिए यूज़ किया था कि हम क्या करें कि डिज़ाइन के अंदर जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटी है उसको रिमूव कर दें। अब बेसिकली ये जो मैंने कहा हाई लेवल एपीआई है, ये बनी कहाँ से है, तो ये लो लेवल की इम्प्लीमेंटेशन है, लो लेवल का सबसेट आप कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें बेसिकली क्या था कि एक आम यूज़र की को जितनी रिक्वायरमेंट है, एक लेमैन को, अब वो ये क्या करता था कि ये उन सिर्फ़ उन ही रिक्वायरमेंट्स को एड्रेस करना हमारा काम था, फ़ोकस था हाई लेवल में। ठीक है। और एक बेसिक बेनिफिट हाई लेवल का ये था कि इसके अंदर जो कोड था वो रिड्यूस हो गया। अब कोड अगर आप सारों ने प्रोग्रामिंग पढ़ी हुई है, तो कोड की रिडक्शन के बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ हैं, काफ़ी तरीके हैं, जिसमें मैं एक की अगर बात कर लेता हूँ तो फंक्शंस। अब हम फंक्शंस का यूज़ क्यों करते हैं, फंक्शन कहाँ इस्तेमाल होते हैं? ये अगर आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ी है तो वहाँ फंक्शन आपने यूज़ किए होंगे। सी प्लस में भी कुछ आपको कुछ इसका कांसेप्ट ज़रूर दिया गया होगा। तो फंक्शन के थ्रू जब हम फंक्शंस की इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो उसका एक फ़ायदा हमें ये होता है कि हम अपने कोड को रिड्यूस कर सकते हैं, अपने कोड को रैप कर सकते हैं, अपने कोड को हाइड कर सकते हैं। ये सारे काम होते हैं हमारे पास कहाँ पे? जब हम यूज़ करते हैं फंक्शन का। तो हाई लेवल एपीज़ में हम ज़्यादातर क्या करते हैं कि फंक्शंस का यूज़ करते हुए हम क्या करते हैं अपने कोड को जो है ना वो बंच में होने से बचा देते हैं, लंबा कोड लिखने से बचा देते हैं। और इसका फ़ायदा क्या होता है कि एक तो हमारे पास सिम्प्लीफाइंग सा प्रोसेस आ जाता है, सिंपल हो सकता है और प्रिसाइज़ सा आप कह सकते हैं मॉडल हमारे पास अवेलेबल होता है, ठीक है? और इसके बाद जो एपीआई थी वो है लो लेवल एपीआई। अब अगर मैं लो लेवल की मिसाल आपके साथ रखूँ तो पहले मैं आपको ये बताऊँगा कि आपने डॉस सिस्टम देखे होंगे, सारों ने कुछ ने यूज़ भी किया होगा डॉस सिस्टम। डॉस सिस्टम में क्या होता था? बेसिकली हम अपने कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी को, अपने कंप्यूटर के फीचर्स को, अपने कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते थे थ्रू कमांड्स। अब वो जो हमारे पास डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे जॉ डॉस की हम बात करते हैं, डॉस से क्या होता था कि हम अपने कंप्यूटर का बिल्कुल एक क्लोज़र एक्सेस ले सकते हैं, अपने कंप्यूटर का एक आप कैसे क्लोज़ व्यू ले सकते हैं और कंट्रोल बेहतर कर सकते हैं। बेहतरीन कंट्रोल है थ्रू कमांड प्रॉम्प्ट या डॉस के ज़रिए। अभी भी कुछ लोग या बेसिकली प्रोग्रामर्स हैं वो कहाँ काम करते हैं, वो सारे डॉस पे ही काम करते हैं, अभी भी। तो अब हमने क्या किया था कि जो हाई लेवल एपीआईज़ थी, उन अभी नॉर्मली यूज़ हो रही है हमारे पास हाई लेवल, लेकिन अभी कुछ ऐसे भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं या डिज़ाइनर्स हैं जो कि लो लेवल एपीआईज़ का यूज़ करते हैं। अब ये जो वो अब इनको यूज़ कौन कर रहा है? लो लेवल को सिर्फ़ और सिर्फ़ जो ऐसे डेवलपर्स जो कि जिनकी एक्सपर्टीज़ ज़्यादा है और वो जैसे मैंने बताया था कि ये एक क्लोज़र व्यू और डीप व्यू लेने के लिए यूज़ किया जाता है लो लेवल एपीआई को। तो सिर्फ़ वही लोग यूज़ कर रहे हैं जिनकी कुछ एक्सपर्टीज़ अच्छी हैं और जो अच्छे डेवलपर्स हैं और जो चाहते हैं कि हम सिस्टम को बेहतर एक्सेस कर सकें, तो वो हमारे पास लो लेवल एपीआई को यूज़ कर रहे हैं। अच्छा
फिर मैंने बताया कि अगर कंपैरिजन किया जाए दोनों का, लो लेवल का और हाई लेवल का, तो जो लो लेवल पे है यहाँ पे एक्सेस और कंट्रोल मजीद बेहतर है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ अ हाई लेवल एपीआईज। ओके फाइन। अब लो लेवल की को भी हमने बात कर ली, लो लेवल भी देख लिया असल में लो लेवल में काम कैसे हो रहा है, हाई लेवल में देख लिया कि हाई लेवल में काम कैसे हो रहा है। तो अ, अब इसके बाद अगर मिसाल हम दें कि क्या कोई कहीं यूज़ हो भी रहे हैं कि एपीआई अभी भी यूज़ हो रही हैं या हो रही हैं, तो कौन-कौन सी है? तो ऐसे तो इसकी बेस में आप चले जाएँ तो मेजॉरिटी ऑफ एग्ज़ाम्पल्स आपको मिल जाएँगी, काफ़ी ज़्यादा सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं इसकी। लेकिन जो सबसे बेसिक कुछ जो नॉर्मली या जनरली यूज़ होने वाली हैं, उसमें सबसे पहले है ओपनजीएल। और 92 में ये बनाया गया था, ठीक है? और एज़ अ स्टैंडर्ड यूज़ करने की कोशिश की गई थी कि इसको एज़ अ स्टैंडर्ड हम एपीआई यूज़ करेंगे। ये स्टैंडर्ड आपको पता है स्टैंडर्ड किस चीज़ को कहते हैं? स्टैंडर्ड इसी चीज़ को कहते हैं कि जिसको एक चीज़ को अगर आप बेंचमार्क या स्टैंडर्ड कह देते हैं, तो वो हमारे पास हर किस्म की फिर उससे रिलेटेड फैसिलिटी या उससे रिलेटेड तमाम की तमाम सर्विसेज़ को उसी एक स्टैंडर्ड के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो जो ओपन जीएल है इसको बेसिकली यूज़ ही एज़ स्टैंडर्ड किया गया था और एक प्लेटफ़ॉर्म समझे कि आप बनाया गया था थ्रू जिसके थ्रू ये सारे काम हम कर सकते हैं। अच्छा, तो लेकिन ऐसे जब स्टैंडर्ड आ जाता है या आप ऐसे कह सकते हैं किसी चीज़ को स्टैंडर्ड, तो उसमें मॉडिफ़िकेशन एज़ सच इतना ईज़ी नहीं होता कि आप पॉसिबिलिटी हो कि हर एंड से जाके उसमें एडिटिंग की या मॉडिफ़िकेशन की पॉसिबिलिटी हो। तो इसकी मॉडिफ़िकेशन को भी पॉसिबल बनाया गया था कि जब हमने इसमें मॉडिफ़िकेशन अगर रिक्वायर्ड थी या किसी किस्म की चेंजेज़ आपको करने होते थे, तो आप क्या करते थे, कॉर्नर्स ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जो कि जिसके अंदर मैं आपको ये बता दूँ कि कॉर्नर्स असल में है क्या? कॉर्नर्स एक ऐसी कंपनी है कि जिसके अंदर बड़ी-बड़ी जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके मेंबर्स होते हैं। और ये मेंबर्स की एक टीम बनी होती है जो कि उन चेंजेस को अप्रूव करती है। अगर उसमें वो चेंजेस इस काबिल हों कि उसमें किसी भी सॉफ्टवेयर, जैसे आप मिसाल मैं आपको दूँ तो सॉफ्टवेयर जब रिलीज़ होता है तो उसका एक अल्फ़ा और एक बीटा वर्ज़न रिलीज़ होता है। अब जो फर्स्ट वर्ज़न रिलीज़ होता है उसको टेस्टिंग वर्ज़न भी कहते हैं, जो कि एक आम मार्केट में भेजा जाता है सिर्फ़ इसलिए कि टेस्ट करने के लिए कि क्या ये फैसिलिटीज़ जो हैं, ये यूज़र की रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रही हैं कि नहीं? या इनमें कोई ऐसी मतलब मेजर इशू या कोई ऐसा मेजर चेंज जो कि हमारे माइंड में नहीं है, एंड यूज़र जो हमसे रिक्वायर कर रहा था। तो क्या किया जाता है कि एक ऐसा वर्ज़न मार्केट में फेंका जाता है। अब उस वर्ज़न के क्रॉस फिर क्या रिव्यूज़ लिए जाते हैं। और यूज़र जब वो यूज़ करता है डिवाइस को तो वो अपने रिव्यूज़ देता है। उन रिव्यूज़ को फिर क्या होता है कि एक एक बेसिकली ग्रुप ऑफ पीपल जो होता है वो क्या करता है, एग्ज़ामिन करता है, ऑब्ज़र्व करता है कि आया ये वाक़ई ये जो फ़ंक्शन है या ये जो फैसिलिटी है ये हमारी डिवाइस में होनी चाहिए या इसका इम्पैक्ट कितना है। वो उसके इम्पैक्ट को देखते हुए फिर क्या करते हैं कि उस चेंज को अप्रूव भी करते हैं और रिजेक्ट भी करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे ऐसा है कि ये हमारे पास एक एपीआई बनाई गई थी एज़ अ स्टैंडर्ड, लेकिन इस एपीआई को भी क्या था कि अगर इसमें भी कोई चेंजिंग रिक्वायर्ड हो, तो वो हमारे पास कॉर्नर्स ग्रुप था जो कि जिसमें डिफरेंट कंपनीज़ के मेंबर्स थे, मिसाल के तौर पे 3D लैब्स के, एप्पल के, एटीआई के, इंटेल के और इवन माइक्रोसॉफ्ट के लोग भी इसमें मेंबर्स थे। और वो ग्रुप ऑफ पीपल क्या करता था कि ये ऑब्ज़र्व करता था कि अगर कोई चेंज रिक्वायर्ड है तो वो होनी भी चाहिए हमें। इसके बाद डायरेक्ट 3D हमारे पास एक और एपीआई है। ये बेसिकली इसको क्या कहते हैं, साउंड इशू, ओके फाइन। अ, इसके अलावा जो था वो है डायरेक्ट थ्री डी भी एक एपीआई है, इसको मल्टीमीडिया एपीआई भी कहते हैं, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट विंडो के लिए बनाया गया था 1995 में। और ये भी कुछ वक्त गुजरने के बाद हमारे पास एक रिकग्नाइज्ड और स्टैंडर्ड किस्म का एपीआई बन गया था विंडोज़ के लिए स्पेशली। इसके बाद जो एक और मिसाल ऐड मैंने की वो मेटल की है। मेटल इज़ अगेन एपीआई, लो लेवल एपीआई है, ठीक है। और किस लिए यूज़ कर रहे हैं, 2015 में इसको बनाया गया है, विंडो 8 में भी यूज़ कर रहे हैं इसको। अब इसमें ये था कि ये ओपन जीएल जो हमने पहले पढ़ा है और ओपन सीएल, इन दोनों की फंक्शनैलिटीज़ को मर्ज करके
ओके, सही है। साउंड इशू। तो हमारे पास ये जो मेटल एपीआई है, ये हमने बनाई थी, इस वजह से बनाई थी, इस तरीके से बनाई थी कि हमने ओपनजीएल को और ओपनसीएल दोनों एपीआईज़ को लेके उनकी फंक्शनैलिटीज़ को यूज़ करके एक एक नई एपीआई बना ली थी। और जो ऐसा काम होता है ना जिसमें हम इसको इंसेम्बल भी बोलते हैं कि क्या करना है, इंसेम्बल का मतलब ये होता है कि हमारे पास अगर कोई 2 मेथड पुराने पड़े हैं, उन 2 मेथड को यूज़ करते हुए मर्ज करके हम एक तीसरा एक नया मेथड बना लेते हैं, तो इस नए मेथड को कहेंगे कि ये इंसेम्बलर है। इंसेम्बलर का मतलब ये, तो ये जो बेसिकली जो हमारे पास एपीआई थी, इसको ये है तो ये लो लेवल, लेकिन ये भी एक इंसेम्बलर ही है। इंसेम्बलर इस वजह से है कि हम पहले से एग्जिस्टिंग एपीआईज़ की फंक्शनैलिटीज़ को लेते हैं और उनको मर्ज करके एक नई हमने एपीआई डिज़ाइन कर लिया है। और अ, ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी ये यूज़ की गई है, लाइक एप्पल ए7 और लेटर तमाम के अंदर ये एपीआई यूज़ हो रही है। विंडोज़ के अलावा ये हम मैक पे यूज़ कर रहे हैं और काफ़ी जगहों पे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है जी, मेरे ख़्याल में मीटिंग टाइम कुछ 40 मिनट ही है। तो ये बेसिकली जो टॉपिक था हमारा वो यही था कि एपीआई असल में होती क्या है, किस काम के लिए यूज़ होती है, इसमें हम किन-किन चीज़ों को एक ओवरव्यू लेना हमारा मकसद था। डीपली पढ़ना, इसको डीपली पढ़ने का कोई एज़ सच रिक्वायरमेंट नहीं है। इसलिए हमने इसका एक ओवरव्यू दिया है कि एपीआई होती क्या हैं, इनके यूज़ क्या हैं, किस तरह ये सिस्टम में यूज़ होते हैं, कितने तरह के एपीआईज़ अवेलेबल हैं और उनकी कुछ चंद एक मिसालें दे दी हमने। तो ये है हमारे पास एपीआई ग्राफ़िक्स एपीआई भी बोलते हैं इसको। तो इसमें अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, तो वो क्वेश्चन कर सकता है मुझसे। 40 मिनट पे ये क्लास एंड हो जाएगी और उसमें उसके बाद अगेन फ़ौरन ही मैं आपको मीटिंग लिंक भेज दूँगा और आपने अगेन रीजॉइन कर लेनी है क्लास, ताकि हम नेक्स्ट सेशन साथ ही ले लेंगे। अभी हमारे पास टाइम अवेलेबल है। तो इसमें अगर किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन है, तो आप काइंडली मुझे चैट में भी बता सकते हैं। अगर नहीं है, 40 मिनट के बाद मैंने फिर आपको बता रहा हूँ कि मैं अगेन आपको फ़ौरन से भिजवा दूँगा, लिंक भेज दूँगा, तो आपने उसको फ़ॉलो करते हुए ऑनलाइन हो जाना है नेक्स्ट क्लास के लिए। इसमें कोई क्वेश्चन है तो फ़ौरन मुझसे पूछ लें आप लोग। मैं चैट में आप लोगों को चेक कर लेता हूँ। हुँ, नहीं, ये जो फर्स्ट 2 हैं, ये भी आप ये नहीं कह सकते कि दोनों जो हैं ये ओपन जीएल या डायरेक्ट डायरेक्ट थ्री डी यूज़ हो सकती है हाई लेवल में, लेकिन ओपन जीएल जो है ये बेसिकली ये लो लेवल की है। इसमें बिल्कुल ये ऐसे ही काम कर रहे हैं हम कि मिसाल तो यही थी कि यूज़ एपीआई का यूज़ क्या है, ठीक है? एपीआई को बनाना आप लोगों का आप लोगों का ना सिलेबस का हिस्सा है और ना आप बना सकते हैं। ये डेवलपर्स एंड पे होता है और ये ग्राफ़िक्स डिज़ाइनर जो होते हैं वो बेसिकली इन एपीआईज़ को यूज़ करते हैं और एपीआईज़ बनाते हैं। ये तो वही मिसाल होगी इसकी, अगर हम बात करें कि हम सी प्लस प्लस के या फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज बनाई है तो क्यों बनाई है, कैसे बनाई है? तो ये हमें बताएँ कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कैसे बनी है?
ओके। किसी बच्चे का क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, यस वी कैन यूज़ दोज़ एपीआईज़, यस हम यूज़ कर सकते हैं। बिल्ड, ये बेसिकली मकसद तो यही था ना कि एपीआई अगर बिल्ड की गई है, बनाई गई है तो इसलिए बनाई गई है कि उसको हम will a GPU required for any software again? यस, जीपीयू बेसिकली जीपीयू यूज़ क्यों किया जाता है? मैं ज़रा आपको मिसाल थोड़ी-सी एक दे देता हूँ जीपीयू की, ताकि आपको ये मज़ीद ये जीपीयू वाला मामला बेहतर हो जाए कि असल में हम ये जीपीयू है क्या, इस्तेमाल क्यों हो रहा है और इसका मकसद क्या है? जीपीयू जैसे अगर मैं आपसे बात करूँ और आपको ये पता भी है कि जीपीयू है क्या, तो जीपीयू हमारे पास ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट है, जो कि ग्राफिक्स को प्रोसेस कर रहा है, ग्राफिक्स के ऊपर काम कर रहा है, ग्राफिक्स को बेहतर बनाने के लिए यूज़ कर रहा है। अब इसमें होता क्या है, जीपीयू के अंदर नॉर्मली जैसे हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ही यूज़ कर रहे हैं। किस लिए यूज़ करें हम वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जीपीयू? इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि हम रैपिडली मैनिपुलेट कर लें। ठीक है जी, अपनी या मेमोरी को अल्टर करना है तो अल्टर कर रहे हैं। हमें जब इमेज को क्रिएशन करना होता है, ऑलमोस्ट वर्क स्टेशन पे यूज़ हो रहे हैं हमारे पास। तो ये असल में जीपीयू का काम क्या है? जीपीयू का सिर्फ़ इतना ही सही काम है कि ये एफिशिएंटली क्या करता है कि कंप्यूटर ग्राफिक्स को मैनिपुलेट करता है और इमेज को प्रोसेस कर लेता है। ठीक है? और ये इसका सबसे अच्छा और बेसिक जो पर्पज़ था वो यही था कि ये जो हमारे पास जितने पैरेलल स्ट्रक्चर्स हैं, ये उनकी वर्किंग को बेहतर बनाता है। उनकी वर्किंग को हाइली रेट कर देता है, समझिए आप। ठीक है? अ, और ये नॉर्मली हमारे पास जैसे ना हम सीपीयू भी यूज़ करते हैं, तो सीपीयू में क्या हो रहा है कि ठीक है, कि बेसिकली हमारे पास एल्गोरिदम यूज़ हो रहे हैं कि लार्ज जितने भी हमारे पास ब्लॉक ऑफ डाटा आ रहा है, उसको एक्सेस करना है, कैसे पैरेलली एक्सेस करना है। तो ये तो अगर हम ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं कि अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम भी पढ़ते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में तो ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम टाइप पढ़ें, तो उसमें भी ये चीज़ें एक्सप्लेन की जाती हैं कि ये असल में सीपीयू है क्या, ये काम कैसे कर रहा है। तो जीपीयू जो है बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि ये सीपीयू की एनहांसमेंट है। नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करने से पहले खाली 10 मिनट के लिए कुछ बस अभी ये क्लास तो एंड होने लगी है, तो मैं चले ठीक है, फिर आप लोग 10:50 पे आप लोग मेरे साथ ज्वाइन ज्वाइन करेंगे। अगर एक साइड पे आप रखें, तो उससे पहले चले जाएँ तो हमारे पास कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम ने बेसिकली कंप्यूटर को ऑपरेट करना है, और ऑपरेट करने के लिए हमने क्या बनाया था ऑपरेटिंग सिस्टम को, एंड यूज़र को फैसिलिटेट करने के लिए। अब होता क्या था, अब इसमें ऐसे होता था कि पहले नॉर्मली हमारे पास डॉस सिस्टम यूज़ किए जाते थे। डॉस सिस्टम में क्या होता था कि हमारे पास एक ब्लैक स्क्रीन है, जैसे कमांड प्रॉम्प्ट कहते हैं इसको। ब्लैक स्क्रीन है, उसके ऊपर आप कमांड्स लिखते थे और कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते थे। चलिए ऐसे ही होता था। अच्छा, अब फिर क्या हुआ कि फिर इन्वेंशन होती गई और हमारे पास विंडोज़ आ गई, ठीक है। अब विंडो में क्या हुआ कि बेसिकली ये भी काम इन्होंने यही करना है कि किसी तरह कंप्यूटर को क्या करना है, कंप्यूटर की फीचर्स को एक्सेस करना है, अपने कंप्यूटर को एक्सेस करना है। उसके लिए हमने क्या किया कि हमने एक ऐसा इंटरफ़ेस बना दिया जो यूज़र के साथ इंटरैक्टिव था और यूज़र उसके थ्रू इंटरैक्ट कर सकता था, अपने कंप्यूटर को एक्सेस कर सकता था। तो ये एपीआईज़ भी वैसे ही हैं।
लो लेवल एपीआई में भी हमारे पास क्या है, बेसिकली एक इंटरफेस है, ये हाई लेवल भी इंटरफेस है। लो लेवल में क्या है कि हमारे पास एक्सपर्टीज रिक्वायर होते हैं, डीप व्यू आता है, कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं थ्रू कमांड्स, जबकि यहाँ ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब हम बात करते हैं हाई लेवल एपीआई की, तो यहाँ पे सिंपली जैसे हमारे पास अ, अपनी विंडोज में ये आइकन्स बने होते हैं, डेस्कटॉप बना होता है या इंटरफेस आ रहा होता है, यहाँ पे क्या होता है कि हम सिंपली जो रिक्वायरमेंट है हमारी, हम अकॉर्डिंग टू दैट रिक्वायरमेंट हम जाके कंप्यूटर को यूज कर, वन क्लिक अवे है हमारा पूरा एक्सेस, हम एक क्लिक करके एक्सेस सारा ले लेते हैं। तो यहाँ ये डिफरेंस इन दोनों के अंदर बेसिकली यही है। अगर आपको माइंड में रखना है तो आप बस ये माइंड में रखें कि जो लो लेवल एपीआई है, इसको देखें तो ये पुराना हमारे पास इंटरफेस है। जैसे हमारे कंप्यूटर के लिए यूज किया जाता था, कमांड प्रॉम्प्ट यूज किया जाता था, डॉस यूज किया जाता था, जिनमें हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर को एक्सेस करते थे, कंप्यूटर की डिफरेंट फंक्शनैलिटीज को यूज करते थे, लेकिन थ्रू अ कमांड यूज करते थे। और उन कमांड्स को यूज़ करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? ज़रूरी ये था कि हमारे पास जो यूज़र है उसका, वो एक्सपीरियंस्ड हो, एक्सपर्टीज़ रखता हो और कैपेबिलिटी रखता हो और सिस्टम को सही तरह जानता हो, ठीक है? और इसका फ़ायदा क्या था? सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है लो लेवल एपीआई का? उसका सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही है कि लो लेवल एपीआई में हम क्या कर सकते हैं, एक तो जो फंक्शन है, दूसरी फंक्शनैलिटीज़ हैं, वो हम एक्सेस कर सकते हैं तो एफिशिएंटली। और दूसरी बात ये है कि जो लो लेवल एपीआईज़ हैं, वो कस्टमाइज़ेबल हैं। उनमें हम कस्टमाइज़ अपने पसंद का आइकन को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। हाँ, ओके फाइन। तो अब हम यहाँ क्या कर सकते थे कि लो लेवल एपीआई में हम अ, अपने अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जिस तरह की चेंजेस चाहें, वो हम चेंजेस कर सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल हाई लेवल लैंग्वेज की बात या हाई लेवल एपीआईज़ की बात है, तो जैसे विंडो है, अब विंडो कहाँ से बनी, कैसे बनी, आपने इसको क्या करना है, जस्ट इंस्टॉल करना है और यूज़ करना है। अब हाई लेवल और लो लेवल एपीआई का भी यही कंसेप्ट है। वो कैसे एपीआईज़ बने, किसने बनाए, आपने क्या करना है, उनको पकड़ना है और यूज़ कर लेना है, इस्तेमाल करना है, उनको यूटिलाइज़ करना है, उनकी फंक्शनैलिटीज़ को इस्तेमाल करना है, ठीक है? यहाँ जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में तो आप क्या, जब सिस्टम में अपने कंप्यूटर के अंदर विंडो इंस्टॉल करने बैठते हैं तो क्या कहते हैं, नहीं पहले मैं विंडो बनाऊँगा और फिर उसको बना के यूज़ करूँगा, ऐसे तो नहीं है। तो यहाँ एपीआईज़ का कांसेप्ट भी वेरी मच सिमिलर टू दिस। वेरी मच सिमिलर का मतलब कि तकरीबन एक ही जैसी, ऑलमोस्ट वैसी रिक्वायरमेंट है, वो वही चीज़ है सारी। तो ये था हमारा एपीआईज़ के बारे में। अगर फिर भी किसी बच्चे को एपीआई के बारे में कोई कांसेप्ट, किसी किस्म का प्रॉब्लम, तो वो हर तरह से मेरे साथ कोऑर्डिनेट कर सकता है, मुझसे पूछ सकता है, जो प्रॉब्लम है वो मुझसे ये बात कर सकता है। ओके। नया जो इसके बाद का जो टॉपिक था, वो मैंने डिसाइड किया था कि हम रास्टर स्कैन को पढ़ेंगे। अब जैसे ना पहले अब डिसाइड कर चुके थे कि, या बता भी मैं आपको चुका हूँ कि एक रास्टर इमेज क्या होता है, रास्टर ग्राफिक्स क्या होते हैं। शुरू के जितने भी हमारे पास ये मैं ओपन जीएल वगैरह बता चुका हूँ, पहले बात डिस्कस हो चुकी है हमारी। अब अगला टॉपिक जो हमने देखना है वो है रास्टर स्कैन सिस्टम का। रास्टर इमेज क्या होते हैं, रास्टर ग्राफिक्स क्या होते हैं, बेहतर तरीके से पढ़ चुके हैं। मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, मैं उनकी आपको एग्जांपल्स दे चुका हूँ, उनको डिफाइन कर चुका हूँ, आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि रास्टर इमेज क्या होता है। अब मैंने ये पढ़ना, आज हमने ये पढ़ना था और ये देखना था कि ये जो रास्टर स्कैन इमेज है, ये जो रास्टर स्कैन सिस्टम है, इसमें असल हो क्या रहा है, ठीक है? अच्छा, अब ये जो एक रास्टर स्कैन सिस्टम है हमारा, इसके अंदर डिफरेंट हमारे पास कंपोनेंट्स अटैच है। जैसे नॉर्मली कंप्यूटर के अंदर कंपोनेंट्स अटैच है, यही कुछ है। अब इसमें कंपोनेंट्स बेसिकली तो वही है, लेकिन एक एक्स्ट्रा हमारे पास कंपोनेंट अटैच होता है, जिसको कहते हैं वीडियो कंट्रोलर, जो कि मॉनिटर से पहले अटैच होता है। इसको डिस्प्ले कंट्रोलर भी कहते हैं, वीडियो कंट्रोलर भी कहते हैं। ये बाकी तमाम के तमाम प्रोसेसिंग यूनिट्स के साथ हमारे पास एक स्पेशल पर्पस, इसका काम ही स्पेशल है। वीडियो कंट्रोलर
है और इसमें अपने तरह से काम करना है, ये क्यों इस्तेमाल करते हैं? ये इसलिए हम यूज़ करते हैं कि हम अ, जितने भी डिस्प्ले डिवाइसेज़ हैं उसको जो सिस्टम के साथ अटैच है, उस डिस्प्ले डिवाइस के ऑपरेशन को कंट्रोल कर सकें, ठीक है? अब एक सिंपल जो रास्टर स्कैनिंग सिस्टम है, इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें होती हैं? इसके अंदर हमारे पास बेसिकली एक सीपीयू है, सिस्टम मेमोरी है, एक मॉनिटर है और एक्स्ट्रा क्या अटैच है, एक वीडियो कंट्रोलर अटैच है। जो सारे अटैच है सिस्टम बस के साथ और सिस्टम बस की कनेक्टिविटी उसके साथ इनपुट और आउटपुट डिवाइसेज़ हमारी अटैच होगी। ठीक है जी? अच्छा, ये एक सिंपल रास्टर सिस्टम था। अब ये सिंपल रास्टर सिस्टम जो है ये मज़ीद एनहांस भी हो सकता है। इसके अंदर मॉडिफ़िकेशंस भी पॉसिबल हैं। इसके अंदर हम अपने अकॉर्डिंगली अपने यूज़ के अकॉर्डिंगली चेंजेस भी कर सकते हैं। हम के वीडियो कंट्रोलर के साथ नॉर्मली ये तो सिंपल जो है वहाँ पे तो हम नहीं यूज़ करते, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मज़ीद बेहतर सिस्टम हो हमारा, इससे भी बेहतर एनहांसमेंट हो, ये तो वही सिस्टम है ना कि आप अपने कंप्यूटर के साथ को एनहांस कर लें, जितना मर्ज़ी कर लें। जितना अच्छा मर्ज़ी प्रोसेसर उसके साथ यूज़ कर लें, जितनी अच्छी डिवाइसेज़ यूज़ कर लें उसके साथ, तो आप एनहांसमेंट आपके अकॉर्डिंगली है। तो यहाँ डिस्प्ले की एनहांसमेंट के लिए क्या कर सकते हैं कि एक तो वीडियो कंट्रोलर हम यूज़ कर सकते हैं। अगर वीडियो कंट्रोलर के से भी मज़ीद आपको चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, को-प्रोसेसर्स यूज़ करते सकते हैं। अब ये जो को-प्रोसेसर्स ये काम क्या करते हैं? ये क्या करते हैं कि वेरियस जो हमारे पास ग्राफ़िक्स ऑपरेशन है, उनको उनको उनकी इम्प्लीमेंटेशन को एक्सेलरेट करते हैं, उनकी स्पीड अप करते हैं प्रोसेस को इम्प्लीमेंटेशन की। ये जो ग्राफ़िक्स की इम्प्लीमेंटेशन के ऑपरेशंस हैं, उनको सबको स्पीड अप करने के लिए हमारे पास ये को-प्रोसेसर यूज़ कर सकते हैं। ये नॉर्मल सिस्टम जो में नहीं होते, जो सिंपल प्रोसेसर जो सिंपल हमारे पास रास्टर ग्राफिक सिस्टम है उसके अंदर ये नहीं होता। तो कुछ लोग हैं वो खुद अपने यूज़ के लिए, अपनी आसानी के लिए, अपने एनहांसमेंट के लिए यूज़ करते हैं। अब जो था ये वीडियो कंट्रोलर है, ये वीडियो कंट्रोलर काम कैसे करता है? मैंने कहा कि एक जो रास्टर सिस्टम है उसमें बाकी कंपोनेंट्स के साथ एक वीडियो कंट्रोलर भी यूज़ होता है। अब वीडियो कंट्रोलर काम कैसे करता है या इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं ये हमने देखनी है। तो एक डायग्राम आपको दी गई है, उस डायग्राम को आप अगर देखें तो हमारे पास क्या है कि एक वीडियो कंट्रोलर के साथ अटैच हुआ है एक फ्रेम बफर। फ्रेम बफर क्या है, मैंने आपकी आसानी के लिए एक उसको डिफ़ाइन भी किया है, उसके साथ लिखा हुआ भी है, बताया भी है आप लोगों को कि ये फ्रेम बफर क्या है, जिसको फ्रेम स्टोर भी कहते हैं। ये स्टोरेज कैपेबिलिटी ये समझ लें आप ये कि हमारे पास ये एक मेमोरी की टाइप है, जो कहाँ होता है, ये बेसिकली इसने कुछ पोर्शन रैम का हमारे पास उठाया होता है, ठीक है? और इस फ्रेम बफर के अंदर एक बिट मैप है हमारे पास, ठीक है? उस बिट मैप का क्या काम है कि वो जो डिस्प्ले है, वीडियो डिस्प्ले है, ठीक है जी? ये उसको कंट्रोल करता है, ठीक है? और ये जो मेमोरी बफर है, इसके अंदर हमारे पास तमाम के तमाम इन्फॉर्मेशन होती है रिगार्डिंग हमारी अगर वीडियो है तो वीडियो के पिक्सेल्स की इन्फॉर्मेशन और कंप्लीट वीडियो के फ्रेम, फिर फ्रेम के अंदर हमारे पास पिक्सेल है और पिक्सेल इन्फॉर्मेशन कहाँ सेव है, ये बफर में सेव है। तो ये जो एक हमारे पास वीडियो कंट्रोलर है, ये इसके अंदर जो डिवाइसेज़ अटैच है या इसका सिंपल वर्किंग है, इसके कंपोनेंट्स हैं उसमें एक सीआरटी डिस्प्ले डिवाइस है। वीडियो कंट्रोलर मैं बता चुका हूँ, फ्रेम बफर अटैच होता है कि किसके लिए ये इसका काम क्या है, इसने करना क्या है, ये मैंने बता दिया। बिट मैप इसका बेसिक कंपोनेंट है फ्रेम बफर का। अब इसके साथ एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो नई चीज़ है वो डिस्प्ले प्रोसेसर लगा हुआ है, ठीक है? और सिस्टम मेमोरी नॉर्मली यूज़ हो रहा है और सीपीयू और सिस्टम बस बाकी तो कंपोनेंट वही है। अब हमने ये देखना है कि असल में यहाँ पे काम क्या हो रहा है, ठीक है? अब हो रहा क्या है कि हमारे पास एक फ़िक्स्ड एरिया है, ठीक है? जिसमें सिस्टम पे मेमोरी का एक फ़िक्स्ड एरिया हमने यूज़ किया हुआ है, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ यूज़ कर रहा है, कहाँ किसके लिए यूज़ हो रहा है, वो सिर्फ़ फ्रेम बफर के लिए यूज़ हो रहा है। और उसके साथ हमारे पास ये जो फ्रेम बफर है, इसकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी है किसके साथ? वीडियो कंट्रोलर के साथ। अब ये जो फ्रेम बफर है, ठीक है, इसकी लोकेशन होगी, ठीक है? और इसकी स्क्रीन पोज़ीशन और ये सारी चीज़ें कहाँ पे जाके ये किस इन्फॉर्मेशन कार्टेशियन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के अंदर जाके ये तमाम की तमाम फ्रेम बफर की जो लोकेशन है या इसकी कोरेस्पोंडिंग इसकी हमारे पास स्क्रीन पोज़ीशनिंग है, ये तमाम इन्फॉर्मेशन कहाँ पड़ी हुई है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर पड़ी है। अच्छा, अब अगर हम ये देखें इसको थोड़ा-सा एक्सप्लेन करें तो कंपोनेंट बिल्कुल वाज़िया हैं, कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा कोई बात नहीं है, वीडियो कंट्रोलर काम क्या करता है बता दिए किस काम के लिए यूज़ होता है। और अब इसके साथ अगर इसको मज़ीद थोड़ा-सा मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ मज़ीद बेहतर करने के लिए तो वीडियो रिफ्रेशिंग ऑप्शन भी एक मौजूद होता है कि जिसमें वीडियो रिफ्रेश करते हैं। वीडियो रिफ्रेशिंग कैसे होती है, क्या काम है? तो ये हम देखते हैं। अब एक फिगर में हमें ये बताया गया है कि वीडियो कंट्रोलर का जो एक काम है वो ये भी है कि ये जैसे मैंने बताया कि ये
रिफ्रेश ऑपरेशंस को यूज़ करता है। अब ये रिफ्रेश ऑपरेशंस का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जैसे हमारे पास जो पहला सिस्टम है, ये जो डायग्राम दिखाई गई है, इसी में एनहांसमेंट है। एनहांसमेंट ये है कि हमारे पास इसमें टोटल कुल मिला के 2 रजिस्टर यूज़ किए जाते हैं, जो कि अभी मैंने जैसे कोऑर्डिनेट्स की बात की है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के तौर पे ये जो 2 रजिस्टर्स हैं, ये हमारे पास स्टोर करते हैं कितने भी कोऑर्डिनेट्स की स्क्रीन पिक्सल के जितने कोऑर्डिनेट्स हैं उनको सेव करते हैं। अब इनका काम क्या है कि इसमें 2 रजिस्टर हैं, एक है एक्स और एक है वाई। शुरू में इनिशियली एक्स की जो पोजीशन है वो 0 सेट की जाती है और वाई को मैक्सिमम रखा जाता है, ठीक है? और the value stored in the frame buffer for this pixel position is then retrieved। और फिर हम क्या करते हैं कि जो इनकी वैल्यूज जो इनकी पोजीशंस हैं वो हमारे पास इंफॉर्मेशन को रिट्रीव किया जाता है और इनकी इंटेंसिटी को सेट किया जाता है जो भी डिस्प्ले डिवाइस है उसके अकॉर्डिंगली। अब होता क्या है कि शुरू में पहले तो हमने कहा कि जब स्टार्ट है या इनिशियल स्टेज पे हमारे पास एक्स रजिस्टर जो रजिस्टर है पहला रजिस्टर है उसकी वैल्यू क्या की जाएगी सेट एक्स जीरो सेट की जाएगी। देन फिर क्या होगा कि ये जो एक्स रजिस्टर है इसको हम इंक्रीमेंट करेंगे बाय 1। अब इसकी वैल्यू में क्या स्टोर हो जाएगा 1 स्टोर हो जाएगा, ठीक है जी। और फिर ये नेक्स्ट के लिए पिक्सल के लिए यही कुछ रिपीट होता जाएगा, ठीक है। देन फिर 0 से फिर इंक्रीमेंट हो गया 1, 0 से 1 ये इंक्रीमेंटल प्रोसेस चलता रहेगा। जिस ये प्रोसीजर कब तक चला जाएगा? तब तक चलता जाएगा जब तक जितने पिक्सल हमारे पास अवेलेबल है उन सब के लिए ये प्रोसेस थ्रू आउट द पिक्सल टू पिक्सल रिपीट होता जाएगा, ठीक है जी। और ये रिपीट होते होते एक जैसे फॉर एग्जांपल 1 पिक्सल 2 पिक्सल तो ये कंप्लीट प्रोसेस जब चलता जाएगा तो एक सक्सेसिव लाइन बना लेते हैं ये, ठीक है जी। और इसको ये कहते हैं सक्सेसिव स्कैन लाइन भी इसी को बोलते हैं। हर एक लाइन के लिए ये प्रोसीजर चलता जाएगा, हर एक पिक्सल के लिए ये प्रोसीजर चलता जाएगा कि हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट इन्फॉर्मेशन रख रहे हैं, एक एक्स कोऑर्डिनेट है एक वाई कोऑर्डिनेट है। एक्स कोऑर्डिनेट स्टार्ट में 0 और जैसे स्कैन स्टार्ट होगा तो एक्स 0 से उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट देता जाएगा और वाई की वैल्यू को डिक्रीमेंट देता जाएगा। अच्छा, अब ये पूरा एक साइकिल चलता जाएगा, ठीक है जी। और तमाम पिक्सेल्स के लिए जैसे कंप्लीट हो जाएगी तो एक होती है अप लेवल, एक होती है और एक होती है बॉटम स्केल लाइन, एक होती है अप स्केल लाइन, ठीक है जी। वो जो अप स्केल लाइन है वो कंसर्न है किसके साथ? उसकी वैल्यू कंसर्न है या उसकी वैल्यू का रिलेशन है वो है एक्स रजिस्टर के साथ। और जब ये हमारे पास जो बॉटम स्केल लाइन है जी, और ये जब प्रोसेसर चलता है ये अपनी वैल्यूज को रीसेट करते हैं, रीसेट करने के बाद वापस आ जाते हैं डिफॉल्ट वैल्यूज पे, फिर ऊपर चले जाते हैं, फिर पीछे। तो ये साइक्लिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो साइकिल असल में कहते हैं किसको है? ऐसी चीज को कहते हैं दैट हैव अ कॉमन एंडिंग एंड स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट। जहाँ से वो स्टार्ट हुआ देन वापस वहाँ पे आए, फिर चले आगे जाए, अपनी वैल्यूज को एनहेंस करे और फिर वापस पीछे आ जाए। तो ये कंप्लीट साइकिल चलती रहती है और इस साइकिल को चलते ही इसीलिए इसको कहते हैं कि ये क्या है हमारे पास रिफ्रेश प्रोसेस स्टार्ट होता है। ओके, आप को इसमें मैंने डिफरेंट डायग्राम्स भी आपके जो लेक्चर आपको प्रोवाइड किया उसमें डिफरेंट डायग्राम्स भी हैं, वो आप जब देख लेंगे तो आपको चीज़ें बिल्कुल विजुअली क्लियर हो जाएंगी कि असल में कहाँ कहाँ कनेक्टिविटी है किस किस चीज़ की और उसके साथ क्या कनेक्टिविटी का प्रोसीजर क्या है और कनेक्टिविटी से हो क्या रहा है। असल में तो ये सारी जो कहानी राम कहानी है उसका मकसद एक ही है कि अपने डिस्प्ले को बेहतर बनाना। उस डिस्प्ले को बेहतर बनाने के लिए हम कुछ डिवाइसेस यूज़ करते हैं। उन डिवाइसेस की जो फंक्शनैलिटी है, उन डिवाइसेस का जो यूज़ है वो उसको उसका यूज़ हमने यहाँ पे बेसिकली पढ़ना था। अच्छा, अब जो रास्टर स्कैन है या रास्टर स्कैन में हम कर क्या रहे हैं कि अपने अपने ग्राफिक्स को अपनी जो भी डिस्प्ले है उसको बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उससे उसके लिए ये सारी इन्हेंसमेंट अपने सिस्टम्स के अंदर जो इन्हेंसमेंट हम करते हैं और जो अकॉर्डिंगली चेंजेस करते हैं। अब रास्टर स्कैन की कैरेक्टरिस्टिक्स आया, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या नहीं है, तो इसको हम अगर बात करें तो हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे रास्टर स्कैन में हम करते क्या है कि हम जो जो अपनी भी हमारी स्ट्रेट लाइंस है या जितने भी ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें स्कैन करते हैं और उस स्कैन को कन्वर्ट करते हैं टू सेट ऑफ डिस्क्रीट इंटेंसिटी पॉइंट्स। अच्छा, अब जिस स्कैन है ये क्या करता है? स्कैन या जो स्ट्रेट लाइन को सेगमेंट्स को कन्वर्ट कर देता है, ठीक है जी। मिसाल के तौर पर हम जैसे कहें कि
पिक्सल पोजीशन को हम क्या करते हैं, क्लोजेस्ट करते हैं टू द लाइन पाथ, और फिर में स्टोर कर लेते हैं कहाँ पे, इंटेंसिटी टू ईच पोजीशन ऑफ द फ्रेम बफर में। हम क्या असल में कर क्या रहे हैं, असल में कर क्या रहे हैं कि स्कैन के अंदर हमारे पास जो भी इमेज है उसको अपने अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करने के बाद उसे हम लोकेट कर देते हैं। लोकेट कहाँ करते हैं, हम उस पोजीशन को फ्रेम बफर के अंदर लोकेट कर लेते हैं। ठीक है जी। ये तो अगर ये सिंपल चीज़ है, अगर सिंपल लाइन है, सिंपल ऑब्जेक्ट है, उसकी भी स्कैनिंग इसी तरह ही हो रही है। स्कैनिंग करती है, सबसे पहले उसको कन्वर्ट करती है। ठीक है जी, उनको स्ट्रेट लाइन सेगमेंट में कन्वर्ट करती है, और फिर उसके बाद उसकी जितनी पिक्सल पोजीशन है, ठीक है, उसको उठाती है और उठा के फ्रेम बफर के अंदर रख छोड़ती है। अच्छा, अगर ये मैं कह रहा हूँ कि अगर इसके अलावा कुछ अगर कुछ और ऑब्जेक्ट्स हैं जो सिंपल नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड, तो प्रोसीजर सारों के लिए एक ही है। सबसे पहले उसको कन्वर्ट करता है, कन्वर्जन के बाद उसकी जितनी इंफॉर्मेशन है, उनकी लोकेशन है, पिक्सल पोजीशन है, उसको उठाता है और फ्रेम बफर के अंदर स्टोर कर देता है। अच्छा ओके। अच्छा, अब ये जो सारी इंफॉर्मेशन है, ये जो हमारे पास, मैं कहता हूँ कि इसको हम कन्वर्ट करते हैं और स्ट्रेट लाइन सेगमेंट के अंदर, और फिर इसकी इंफॉर्मेशन को, तो ये बेसिकली इंफॉर्मेशन कैसे कहाँ स्टोर हो रही है, ये जो इंफॉर्मेशन है, ये कैरेक्टर ग्रिड या एक एरे के साइज, जिसका साइज कितना हो सकता है, 5 से 7 हो सकता है, 7 से 9 या 9 से 12 हो सकता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि अपना ये सारी कैरेक्टर ग्रिड इसको बोलते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपनी ये सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं। कैरेक्टर ग्रिड इज displayed by the superposing the rectangular grid pattern into the frame buffer। ठीक है जी। ओके फाइन। अच्छा, ये तो सारी बात रास्टर स्कैन की थी कि रास्टर स्कैन में एक्चुअली क्या काम हो रहा है, और ये डिस्प्ले को कैसे इन्हेंस कर रहा है, या इसके अंदर ये डिस्प्ले को इन्हेंस इसी वजह से हो रहा है कि इसने अंदर आपने क्या किया कि मजीद कुछ डिवाइसेस यूज़ की हैं, मजीद एक्स्ट्रा चीज़ें यूज़ की हैं अपने डिस्प्ले को बेहतर बनाने के लिए। अगर हम एक, हमारे पास एक रास्टर स्कैन है, और एक अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल जिसको हम कहते हैं कि रैंडम स्कैन सिस्टम है, तो दोनों में कोई फ़र्क है? हाँ, दोनों में कोई फ़र्क ज़रूर है। जैसे इस रैंडम स्कैन सिस्टम भी हमारे पास, इसकी भी मैंने एक डायग्राम में ऐड की हुई थी, वो आप लोग भी देखें तो वहाँ भी आपको ये कुछ नज़र आएगा। यहाँ पे सिंपली इसके कंपोनेंट क्या है, इसमें हमारे पास एक सिस्टम मेमोरी है, सीपीयू है, डिस्प्ले प्रोसेसर और मॉनिटर है, बस। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा डिवाइस, कोई कुछ भी आपको यहाँ नज़र नहीं आ रहा। यहाँ क्योंकि ये क्या है, ये सिंपल हमारे पास या रैंडम स्कैन सिस्टम है। ओके फाइन। अब इसमें क्या है कि एक एप्लीकेशन सिंपल या रैंडम स्कैन सिस्टम में क्या होता है कि हमारे पास क्या होता है, एक एप्लीकेशन प्रोग्राम वो इनपुट किया जाता है और वो स्टोर हो जाता है सिंपली, जो हमारे पास अपनी सिस्टम की मेमोरी है यहाँ पे। ठीक है जी, जो भी मेमोरी है वहाँ पे स्टोर हो जाएगा। अब फिर क्या होगा कि फिर हम यूज़ करेंगे ग्राफिक कमांड्स। ठीक है, वो हमने यूज़ की होती हैं अपने एप्लीकेशन प्रोग्राम में, जो कि हमने इनपुट किया है सिस्टम मेमोरी को। उसमें क्या करते हैं कि वो अकॉर्डिंगली ट्रांसलेट करते हैं जो भी कमांड्स है हमारी, जैसे वो कमांड्स क्या होती हैं, वो ट्रांसलेट होती हैं, वो जो भी ग्राफिक, जब हमने कोई कमांड दी है ना, तो वो कमांड जो है वो बेसिकली ट्रांसलेट होती हैं, जो ग्राफिक पैकेजेस यूज़ करते हैं वो उन कमांड्स को ट्रांसलेट करते हैं कि असल इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, ये हमसे क्या डिमांड कर रहा है, इससे ये चाहता क्या है। ठीक है, और फिर हमारे पास क्या होता है, वो ट्रांसलेट होने के बाद वो फाइल जो होती है वो स्टोर हो जाती है सिस्टम मेमोरी में। जैसे सिस्टम में ये सारा काम मेमोरी का है, हमने क्या किया कि हमने उसको प्रोवाइड कर दिया एक एप्लीकेशन प्रोग्राम। ये सिस्टम में से रैंडम स्कैन सिस्टम की बात करो, यहाँ पे सिंपल एक काम हो रहा है कि हमारे पास हम क्या कर रहे हैं, हम उसको एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है ना, हालांकि साई का भी 5 बच्चे हैं। साई में पहले किसी में होता है ना कि टर्स आता है, कोई होता है टर्स खाने का, बराबर उन्होंने पढ़ाते हैं, बराबर काम ट्यूशन थोड़ा हुआ। ठीक है जी। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम इसको प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा काम हमें यहाँ ज़रूरत नहीं, किसी डिवाइस एक्स्ट्रा भी कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिंपली इसको क्या करते हैं कि एप्लीकेशन प्रोग्राम देते हैं। उस एप्लीकेशन प्रोग्राम के अंदर होता क्या, उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट कमांड्स होती हैं, ग्राफिक कमांड होती है, वो ग्राफिक कमांड्स ट्रांसलेट होती हैं थ्रू अ ग्राफिक पैकेज। तो तुम कर दिया करना, और अब इनके घर पे हम। यार ये कौन है, ये बंदा कौन है? सर जी म्यूट कर दे सारा। म्यूट तो किया हुआ मैंने। ओके फाइन।
सही। तो सिंपल या रैंडम स्कैन की बात कर रहे थे हम। तो रैंडम स्कैन में मैंने क्या कहा आपको कि हम सिंपली क्या करते हैं, हम प्रोवाइड कर देते हैं उसको ग्राफिक कमांड्स जो कि एज एप्लीकेशन प्रोग्राम होती हैं। वो कहाँ चली जाती हैं, वो ट्रांसलेट होती हैं और ट्रांसलेट होने के बाद सिस्टम मेमोरी में चली जाती है। अब ये जो डिस्प्ले फाइल है वो असेस कीजिए, कौन असेस करता है, ये हमारे पास डिस्प्ले प्रोसेसर असेस करता है। तो ये स्क्रीन को क्या करता है, रिफ्रेश कर देता है। ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो डिस्प्ले प्रोसेसर है ये साइकिल करता है हर एक कमांड को। ठीक है जी, जो कि प्रोग्राम फाइल में हमारे पास मौजूद है। वो हर एक फाइल को एक साइकिल के अकॉर्डिंगली क्या करता है कि चेंज करता है, या चेंज करने का ये मतलब है कि रिफ्रेश करता है। ठीक है जी। अच्छा ये हमारे पास जो रैंडम स्कैन है इसको हम डिस्प्ले प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं और ग्राफिक्स कंट्रोलर भी कहते हैं। तो ये तो हमारे पास दो छोटे से टॉपिक थे बेसिकली, एक रास्टर स्कैन था और एक रैंडम स्कैन था। दोनों का मकसद एक ही है कि हमने करना क्या है कि डिस्प्ले को बेहतर बनाना है। डिस्प्ले को बेहतर बनाना है, कैसे बेहतर बनाना है, कहीं इन्हेंसमेंट करनी है, कुछ डिवाइसेस की इंक्लूजन करनी है। उन डिवाइसेस की इंक्लूजन से हमारे डिस्प्ले को कंट्रोल भी बेहतर हो सकता है और उसकी क्वालिटी भी बेहतर हो सकती है। तो इसमें मैंने आपने जब ये इसको एक नज़र देखना ज़हन में रखना है और इसकी वर्किंग को के ऊपर थोड़ा-सा फ़ोकस करना है कि ये वर्किंग कर कैसे रहा है। ये कैसे डिस्प्ले दे रहा है, फ्रेम बफर का क्या इस जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कुछ बातें की, फ्रेम बफर कौन-सी इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर रहा है, अगर डिस्प्ले प्रोसेसर है तो वो क्या काम कर रहा है, वीडियो कंट्रोलर का क्या काम है। तो आपको इसके जो मेन कंपोनेंट्स हैं उनकी वर्किंग का पता होना चाहिए। ठीक है। और इसके बाद मैंने को-प्रोसेसर की बात की थी, वो भी आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे वर्किंग करते हैं। तो कंपोनेंट्स का ये जो मॉडल में जितने भी कंपोनेंट्स हैं इनकी वर्किंग बेसिकली आपको पता होनी चाहिए कि ये वर्किंग कैसे कर रही है और इस वर्किंग का फ़ायदा क्या है। ठीक है। तो ये जो 2 टॉपिक्स हैं ये आपके मैंने भी बिल्कुल उसमें ऐड किए हुए हैं मिड में। तो इसके बाद मेरी कोशिश होगी कि हम एक सेशन और ले लें। उन 2 सेशंस में जितनी चीज़ें हम पढ़ेंगे तो वो आपका हिस्सा होंगी। वो आपका हिस्सा होंगी, किस चीज़ का हिस्सा होंगी? वो मिड टर्म का हिस्सा होंगी। और सिलेबस में आपके सीआर के साथ डिस्कस कर लूँगा, उसको बता दूँगा कि हमने सिलेबस के अंदर कौन-कौन सी चीज़ें हमारी इंक्लूड हैं और कौन-कौन से टॉपिक्स हैं। आप कोशिश करें कि जो मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है मटेरियल, कंटेंट, बस आप उसी को देख लें। उसी में काफ़ी रेलेवेंट चीज़ें हैं जो मैंने पेपर में देनी है। तो इट्स बेटर कि आप फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है, किसी से भी रिलेटेड कोई क्वेरी है, किसी टॉपिक के रिलेटेड कोई क्वेरी होती है, तो वो आप मुझसे अगर यहाँ नहीं भी किसी तरह आंसर हो सकता, प्रॉब्लम होती है, तो आप मुझे 101 भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और थ्रू सीआर भी आप अपनी क्वेरी मुझ तक पहुँचा सकते हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश मैं करूँगा कि आपको ये सारा क्लियर हो जाए। अच्छा। अ, अगर किसी बच्चे ने रिकॉर्डिंग की हुई तो आप किसी बच्चे ने रिकॉर्डिंग की हुई तो वो काइंडली सीआर के साथ शेयर कर ले वो रिकॉर्डिंग। अगर ए बी सेक्शन में जो भी बच्चे हैं जिसके पास रिकॉर्डिंग अवेलेबल है तो वो शेयर कर देंगे अपने सीआर के साथ। ओके। इसके बाद